हेलो विद्यार्थियों, हेलो छात्रों। चलिए आज हम पढ़ सकते हैं अन्योन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन। इससे पहले के लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण को पढ़ाया था। अन्योन प्रेरण की बात करें तो देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो कॉइल रख दी हैं। ये दो कॉइल हैं, दो कुंडलियां हैं। एक को मैंने बैटरी से कनेक्टेड किया है और दूसरी कॉइल को मैंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब से जोड़ दिया है। तो ये डीसी सोर्स है, बैटरी, ये दो कॉइल हैं, एक दूसरे के पास निकट में रखी है। तो सवाल ये है कि इसमें पहली कॉइल में ये प्राथमिक कुंडली है, ये प्राइमरी कॉइल है, प्राथमिक कुंडली, और ये है द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी कॉइल। तो सवाल ये है कि अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराऊं मैं, इलेक्ट्रिक करंट इसमें कॉइल में, पहली वाली कॉइल में फ्लो कराता हूं, तो क्या दूसरी कॉइल जो इसके पास रखी है उसमें जुड़ा इलेक्ट्रिक बल्ब जलेगा, ग्लो करेगा, चमकेगा कि नहीं चमकेगा? आप कहोगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये ग्लो कैसे कर जाएगा? ये दूसरी कॉइल से कोई बैटरी कनेक्टेड है ही नहीं, बैटरी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं है। तो सोर्स नहीं है तो ये दूसरी कॉइल में करंट फ्लो होगा नहीं, इलेक्ट्रिक बल्ब जलेगा नहीं। और या ये दूसरी कॉइल पहली कॉइल से भी नहीं जुड़ी है। अगर ये इसके साथ जुड़ी होती ऐसे तो चांस बनता कि सर ये कॉइल, ये इलेक्ट्रिक बल्ब जलता। लेकिन सर ये तो कॉइल इससे कनेक्टेड है ही नहीं, तो बल्ब के ग्लो होने का या चमकने का कोई चांस ही नहीं बनता है। लेकिन हकीकत ये है कि इस कॉइल के पास जो दूसरी कॉइल रखी है, पहली कॉइल में मैंने करंट को फ्लो कराया है, तो दूसरी कॉइल में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, यानी दूसरा बल्ब जल जाता है। अब वो कैसे जलता है उसी को हम बताते हैं। देखिए, ये डीसी सोर्स बैटरी जो है, इससे निकलने वाली जो करंट है वो कुछ क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए ये करंट जो है चेंजेबल होती है, वेरिएबल होती है। थोड़ी देर के लिए ये धारा में परिवर्तन आता है। ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट जीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करती हो। ये जो है, मान लीजिए इस कॉइल में धारा मैक्सिमम 2 एम्पियर की फ्लो होनी है, तो इस कॉइल में जीरो से जैसे 0.5 एम्पियर करंट ग्रो करेगी, फिर 0.5 से जैसे 1, फिर जैसे 1.5, ये जैसे 2 एम्पियर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि करंट लगातार जो है ग्रो कर रही है। तो ये करंट लगातार ग्रो कर रही है, ठीक है। तो ये करंट जो है लगातार ग्रो कर रही है, लगातार बढ़ रही है। तो इसमें चेंज आ रहा है, इसमें परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। पहली कॉइल में परिवर्तन आ रहा है। तो हम जानते हैं कि कॉइल में जब करंट बहती है तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेट फील्ड तैयार होगा। और कॉइल में जब करंट फ्लो होती है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसका जो फॉर्मूला है वो μ0/2 इंटू NI/R। मान लीजिए पहली कॉइल में फेरों की संख्या आप N1 मान सकते हैं, दूसरी कॉइल में फेरों की संख्या N2 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो धारा जो बह रही है इसमें पहली में, वो एक परिवर्ती धारा है, ये वेरिएबल करंट है, इसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है। इसी दरमियान की बात कर रहे हैं हम। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करेगा ना, ये जो बल्ब चमकेगा,
वो तभी तक जलेगा जब तक इस वाली पहली कॉइल में धारा में परिवर्तन होता रहेगा। अगर ये धारा एक बार कांस्टेंट हो जाएगी पहली कॉइल में, तो ये दूसरी कॉइल में बल्ब जलना बंद कर देगा। तो चलिए हम इसी दरमियान की बात कर रहे हैं। तो जब धारा परिवर्तित होती है तो हम जानते हैं कि कॉइल में करंट फ्लो होने से चुंबकीय क्षेत्र तैयार होगा। वो चुंबकीय क्षेत्र का ये जो है फॉर्मूला है म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 NI/R। यहाँ N जो है वो पहली कॉइल में फेरों की संख्या है, टर्न नंबर है, और ये जो है करंट ये चेंजेबल करंट है, और ये जो R है वो इस कॉइल के हर टर्न का एक रेडियस है। तो यहाँ और म्यू नॉट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो ये जो है यहाँ पे कॉइल की स्ट्रक्चर में देखें तो इसका एरिया फिक्स है, रेडियस फिक्स है, इसके नंबर टर्न फिक्स है, म्यू नॉट फिक्स है, और यहाँ पर जो आई है तो इसमें से जो आई उसमें पास हो रही है ये लगातार चेंज हो रही है। इसके चेंज होने से बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसके चेंज होने से ये जो करंट इसमें फ्लो हो रही है इसको मैं I1 मान लेता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इसमें करंट ऐसे जा रही है तो इस तरह से ये क्लॉकवाइज बन जाएगा, ये क्लॉकवाइज बन जाए तो साउथ पोल ये नॉर्थ पोल। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें क्या होती जाएंगी, लगातार इनका जो नंबर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो लगातार बढ़ता जाएगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो नंबर है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, कॉइल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। यानी करंट के परिवर्तन से इस कॉइल से बाउंडेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो लगातार ग्रो कर रही है, उसमें लगातार चेंज आ रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो काफी दूर तक ऐसे ग्रो करती है, ठीक है। तो ये लगातार चेंज आता जाएगा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इसके जो पास रखी जो कॉइल है उसमें भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास हो रही है, उस कॉइल के घेरे से भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास हो रही है। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है। तो हम जानते हैं कि कॉइल से बाउंडेड उसका जो फ्लक्स है फाई इज इक्वल बी ए कॉस थीटा। तो यहां इस सेकेंडरी कॉइल का जो एरिया है, एरिया में A2 मान लूं, त्रिज्या R2 मान लूं, नंबर N2 मान लूं, तो उस कॉइल का जो एरिया है ना वो फिक्स है, और थीटा जो एंगल है मान लीजिए थीटा यहाँ पे 0 है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दोनों पैरेलल हैं, उनके बीच में एंगल 0 है। तो एंगल 0 होने से cos 0 डिग्री की वैल्यू एक हो जाएगी। तो फाई इज इक्वल BA2 सेकेंडरी कॉइल का एरिया, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहली कॉइल का है जो लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है लगातार चेंज हो रहा है। तो इसके चेंज होने से फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में लगातार चेंज आएगा। तो हम ये जानते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से कि अगर किसी कॉइल से बाउंडेड किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है, परिवर्तित होता है, तो कॉइल के टर्मिनल पे एक EMF जनरेट होता है। तो यहाँ E इज इक्वल माइनस डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये करंट जो परिवर्तित हो रही है इसने मैग्नेटिक फील्ड जन्मा पहली कॉइल में, जो लगातार समय के साथ चेंज हो रहा है। इसकी वजह से फ्लक्स दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ, तो इसकी वजह से इस दूसरी कॉइल में एक EMF जनरेट हुआ। मान लीजिए दूसरी कॉइल में EMF जनरेट हुआ तो E2 लिखता हूं।
तो दूसरी कॉइल के टर्मिनल पे एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और ये पूरा सर्किट अगर क्लोज है, ये क्लोज है, तो इस वजह से इसमें करंट जनरेट होती है। आई इज इक्वल E2 डिवाइड बाई और सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस। तो ये प्रेरित धारा जन्म लेती है। तो ये प्रेरित धारा जन्म लेती है। इस प्रकार ये प्रेरित धारा इसमें बह जाने से ये बल्ब ग्लो करने लगता है। तो सेकेंडरी कॉइल का जुड़ाव प्राइमरी कॉइल से नहीं है, फिर भी सेकेंडरी कॉइल जो प्राइमरी कॉइल के पास में रखी है, उस प्राइमरी कॉइल में लगातार करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है। सेकेंडरी कॉइल में वो मैग्नेट फील्ड कुछ ना कुछ सेकेंडरी कॉइल में बाउंड होता है, तो उसमें फ्लक्स चेंज होता है, जिस वजह से कॉइल सेकेंडरी के टर्मिनल पे ईएमएफ प्रेरित होता है। ईएमएफ प्रेरित होता है तो क्लोज सर्किट है, तो यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होती है। इस प्रकार ये बल्ब जो है, दूसरी कॉइल में जो लगा बल्ब है, वो ग्लो करने लगता है। अब लेंज का नियम कहता है, ये लेंज का नियम कहता है, लेंज का नियम कहता है कि अगर किसी कॉइल में फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो विद्युत धारा प्रेरित होती है, उसकी दिशा सदैव इस तरह की होती है जो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। हम जानते हैं कि ये धारा प्रेरित हुई है या विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है, वो किस वजह से, ये कैसे जन्म लिया, फ्लक्स परिवर्तन से। और ये विद्युत वाहक बल या धारा, ये जो है फ्लक्स परिवर्तन का ही विरोध करते हैं, यानी जिसने इसे जन्म दिया उसी का विरोध करते हैं। धारा इसमें जो प्रेरित होती है वो फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित होती है, और ये जो प्रेरित धारा है उसी फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, ऐसा लेंज का नियम कहता है। तो ये फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कैसे करेगा? तो यहां सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स रेखा बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है इसको घटवाना है, इसको फ्लक्स नंबर कम करवाना है। तो ये उसी डायरेक्शन में फ्लक्स रेखा नहीं बढ़ाएगी, ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स रेखा को बढ़ाएगी। ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स रेखा तभी बढ़ेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स रेखा तभी बढ़ेंगी जब यहां एन बन जाए। ये जो यहां से क्योंकि ये फ्लक्स रेखा इसके अंदर जा रही है, तो ये सामने की कॉइल का एन पोल है, तो ये इसके अंदर बढ़ रही है। इसका अपोज तभी हो पाएगा फ्लक्स का जब यहां इस पे सामने से एन पोल बन जाए, जो सामने के एन पोल का अपोज करे, फ्लक्स रेखा को घटा सके। तो यहाँ जो एन है तो यहाँ एस बनेगा, यहाँ एन है तो करंट यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, करंट एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे करंट जैसे डाउनवर्ड जा रही है, प्राइमरी कॉइल में करंट इस वाले भाग में डाउनवर्ड जा रही है, तो इसका मतलब है इस वाले में यहां से ये ऐसे करंट जा रही है, तो ये क्लॉकवाइज साउथ और ये नॉर्थ। तो वहां पे ये जो नॉर्थ है तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी ये ऐसे, तो करंट ये ऐसे जाएगी। तो ये इसका क्या कर रही है, अपोज, यानी यहां से जो करंट आई है वो ऐसे। तो इस प्रकार ये करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए यहां ब्रांच में देखो, इधर की तरफ लेफ्ट साइड में या अपवर्ड जा रही है ये प्राइमरी कॉइल में करंट, और सेकेंडरी कॉइल में इस डायरेक्शन में ये लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड जा रही है। तो ये करंट ऐसे उठेगी ऐसे। तो देखिए इस वाली ब्रांच में प्राइमरी में काउंट डाउनवर्ड जा रही है, तो सेकेंडरी करंट में करंट अपवर्ड जा रही है। तो ये जो करंट है ये इंड्यूस करंट है, प्रेरित धारा है। तो यहाँ ये आई ऐसे अंदर जाएगी, तो यहाँ पे ये साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा। इस प्रकार हम देखते हैं
कि पहली कॉइल में जो धारा की दिशा है, परिवर्तित धारा की दिशा है, सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित धारा की दिशा इसके अपोजिट बनती है, ताकि फ्लक्स परिवर्तन का विरोध हो सके। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है जब तक इसमें फ्लक्स करंट चेंज होती रहती है। तो दूसरी कॉइल में ये जो प्रेरित धारा है तब तक बनी रहेगी जब तक विद्युत वाहक बल टर्मिनल पे बना रहेगा। विद्युत वाहक बल तब तक बना रहेगा जबकि सेकेंडरी कॉइल में लगातार फ्लक्स परिवर्तन होता रहे, पहली कॉइल का लगातार फ्लक्स परिवर्तित होता रहे। पहली कॉइल में फ्लक्स में परिवर्तन तब तक होता रहेगा जब तक मैग्नेटिक लाइंस बढ़ती जाएंगी। मैग्नेटिक लाइंस बढ़ती जाएंगी तब तक जब तक कि करंट बैटरी से ग्रो करती रहेगी, बढ़ती रहेगी तब तक ये ऐसा सेकेंडरी कॉइल में ये धारा बनी रहेगी और बल्ब ग्लो करता रहेगा। लेकिन ये कुछ क्षण भर के लिए होता है। एक बार मैं इस पूरे ड्रामे को एक बार मैं फिर समझाता हूं। ये दो कॉइल है, ये प्राथमिक कुंडली है, इसमें पेरों की संख्या N1 है, इससे एक डीसी सोर्स बैटरी जोड़ी गई है, और ये एक दूसरी कॉइल है जिसमें पेरों की संख्या N2 है, इससे एक इलेक्ट्रिक बल्ब जोड़ा गया है। सेकेंडरी कॉइल में कोई बैटरी नहीं है, कोई डीसी सोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं है, केवल एक इलेक्ट्रिक बल्ब जुड़ा है, और सेकेंडरी कॉइल से प्राइमरी कॉइल का कोई कनेक्शन, कोई जुड़ाव नहीं है। जैसे ही इसमें हम पहली कॉइल में धारा यानी स्विच ऑन करते हैं, मान लीजिए यहाँ स्विच है, तो यहाँ स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें करंट प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है। ये करंट कुछ क्षण के लिए कांस्टेंट नहीं होती बल्कि वेरिएबल होती है, जो लगातार अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करती जाती है। तो धीरे धीरे प्राइमरी कॉइल में ये जो प्राइमरी करंट है ये लगातार ग्रो कर रही है, ये परिवर्तित धारा। तो पहली कॉइल में ये जो करंट है ये लगातार ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। इसके बढ़ने से यहाँ पे जो कॉइल में मैग्नेट फील्ड तैयार होगा, तो ये धारा लगातार परिवर्तित हो रही है। तो इस वजह से इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा लगातार बढ़ती जाएंगी। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा सेकेंडरी कॉइल से भी होकर पास होंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जब सेकेंडरी कॉइल से, इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है पहली कॉइल की, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जब सेकेंडरी कॉइल से पास होंगी तो इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित है। तो इस वजह से इस कॉइल से बाउंडेड फ्लक्स में भी परिवर्तन आएगा, यानी इसमें मैग्नेट फील्ड लाइन बढ़ती जाएंगी तो लगातार इससे बाउंडेड फ्लक्स परिवर्तित होगा, वो भी ग्रो करेगा समय के साथ। तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, तो इस वजह से सेकेंडरी कॉइल के सिरों पे एक ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस समझ सकते हैं आप, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो इस वजह से इसमें करंट प्रेरित होगी, इंड्यूस करंट आएगी, और ये करंट इसमें चलेगी क्लोज सर्किट होने की वजह से और ईएमएफ पैदा होने की वजह से। तो आखिरकार ये बल्ब जलने लगेगा। ये बल्ब तब तक जलेगा जब तक इसमें सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे, तो तब तक जलेगा। और आखिरकार अंत में जैसे ही ये जो करंट है परिवर्ती, जब ये कांस्टेंट वैल्यू अटेंड करती है, जैसे ही कुछ क्षण बाद, कुछ 1-2 सेकंड बाद जब ये इसमें नेत धारा बन जाती है, तो धारा के कांस्टेंट हो जाने से प्राइमरी कॉइल में जब धारा कांस्टेंट हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है पहली कॉइल में। तो पहली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंडरी कॉइल में जितना हिस्सा इसमें गुजर रहा है उसका नंबर भी फिक्स हो जाता है, यानी समय के साथ अब सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेट फील्ड लाइन जितनी रिटेन हो गई होंगी उतनी बनेगी, अर्थात अब वो समय के साथ उसमें ग्रो नहीं होगा। तो मैग्नेट फील्ड सेकेंडरी कॉइल में क्या हो गया, फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। मैग्नेट फील्ड कांस्टेंट होते ही यहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में।
सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा समय के साथ, तो इसके टर्मिनल पर जो विद्युत वाहक बल्ब है वो जीरो हो जाएगा। विद्युत वाहक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, तो आखिरकार जो धारा है इंड्यूस करंट वो भी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी कॉइल में जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और आखिरकार ये बल्ब बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब किसी निकट रखी दो कुंडलियों में से, किसी निकट रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में परिवर्तित मान की धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके निकट दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसके सिरों पे एक ईएमएफ प्रेरित होता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अगर सर्किट क्लोज है तो धारा भी प्रेरित होती है। तो उसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि निकट रखी इन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में परिवर्तित मान की धारा प्रवाहित करते हैं, तो निकट रखी दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली के सिरों पे, कुंडली के द्वितीयक वाली में के सिरों पे, द्वितीय कुंडली के सिरों पर एक ईएमएफ प्रेरित होता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो आपने समझा अन्योन्य प्रेरण की घटना। निकट रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में परिवर्तित मान की धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके निकट दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसके सिरों पे एक ईएमएफ जनरेट होता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और यदि परपथ कंप्लीट है सेकेंडरी कॉइल का, तो उसमें धारा भी प्रेरित होती है। जो पहली कॉइल में होने वाले फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। तो इस प्रकार ये हमने समझा। अब मैं इसको थोड़ा सा अपोजिट नजरिए से बताता हूं, सुनिए। देखिए, इसमें अब हम देखते हैं। मान लीजिए हमने फिर से ये दो कॉइल एक दूसरे के पास रखी हैं, और इस पहली कॉइल में हमने ये डीसी सोर्स बैटरी जोड़ा है, और दूसरी कॉइल में भी हमने ये इलेक्ट्रिक बल्ब जोड़ दिया है। मान लीजिए इसमें करंट बह रही थी पहले से। अब मैं क्या करता हूं कि इस पे लगे स्विच को मैं ऑफ करता हूं। मान लीजिए इस समय बल्ब जल रहा है। पहली कॉइल में करंट लगातार, अभी जो बताया था, तो उसमें लगातार करंट बह रही थी।
करंट बह रही थी, तो उसके कारण इसका जो फ्लक्स है, ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो दूसरी कॉइल में भी जा रही थी ऐसे, तो इसमें करंट बह रही थी। अब ये करंट होगी कांस्टेंट। अब मैंने क्या किया कि पहली कुंडली में जो डीसी सोर्स है इसको मैंने जो है इस में लगे स्विच को मैंने ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद इसमें जो करंट है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, घटना शुरू कर देगी। तो अभी ये अधिकतम मान पर थी, तो 2 से मान लीजिए 1.5, फिर ये मान लीजिए 1 एम्पियर, फिर मान लीजिए 0.5 एम्पियर, और आखिरकार लास्ट में ये 0 हो जाएगी। तो ये करंट जो है पहली कॉइल में करंट जो होगी वो अचानक से तो 0 नहीं होगी, ये कुछ क्षण लेगी, कुछ समय लेगी। तो 2 से 0 तक न्यूनतम मान तक पहुंचने में इसे कुछ समय लगेगा। तो उस समय दरमियान में, और ये बल्ब जल रहा है तो मैं इसको थोड़ा टाइम लगेगा। सवाल ये है कि अगर मैं स्विच ऑफ कर दूं और वो बल्ब पहले से जल रहा था, तो क्या ये बल्ब जो है, हम जानते हैं कि घरों में जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो लाइन कनेक्शन में लगा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो इमीडिएटली बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ग्लो करना बंद कर देता है। लेकिन यहाँ एक कॉइल के पास जो दूसरी कॉइल है और उसमें जो अगर इलेक्ट्रिक बल्ब चल रहा है, तो अगर मैं पहली कॉइल में स्विच ऑफ कर दूं, तो क्या दूसरा बल्ब उसी टाइम बंद हो जाएगा कि जलता रहेगा? उसी टाइम बंद हो जाएगा कि जलता रहेगा? तो स्विच ऑफ करने के बावजूद भी ये जो दूसरी कॉइल है ना, आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये अभी मैंने इसमें करंट चल रही थी, ये दूसरी कॉइल जो है इसमें बल्ब नहीं जल रहा है, और ये जो मैंने करंट को ऑफ कर दिया, तो वो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? तो इसका जवाब है कि बल्ब जल जाएगा, बल्ब जल जाएगा। इसमें करंट अगर डाउन करते हैं, मतलब स्विच ऑफ करते हैं, तब भी जो है दूसरा कॉइल में जो बल्ब लगा है वो जलेगा। कैसे? तो जब करंट इसमें अचानक तो 0 नहीं होगी, इसमें करंट धीरे धीरे अधिकतम से न्यूनतम मान पे पहुंचेगी, तो करंट डाउन होने में थोड़ा टाइम लेगी। तो ये जो यहाँ पे करंट धीरे धीरे घट रही है, ये जो करंट घट रही है, तो ये लगातार परिवर्तित हो रही है, ये परिवर्तित मान की धारा है, तो ये लगातार घट रही है। तो घटने से क्या होगा, बी इस पहली कॉइल में जो बी बराबर म्यू नॉट वाई 2 इंटू N1I डिवाइड बाई R, ठीक है, पहली कॉइल का। इसमें फेरों की संख्या N1 है, त्रिज्या इसकी R है, और ये पहली कॉइल की करंट है। तो ये लगातार घट रही है, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये जो अगर करंट घटेगी, बाकी के सब तो फिक्स है, नंबर, रेडियस, म्यू नॉट, ये सब निश्चित है। तो यहाँ पे जो करंट लगातार घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है तो इसके कारण ये जो मैग्नेट फील्ड्स लाइन है, जहां तक ये फैली हैं, ये मैग्नेट फील्ड्स लाइन भी क्या होती जाएंगी, घटती जाएंगी। ये मैग्नेट फील्ड्स लाइन लगातार घटती जाएंगी, तो दूसरी कॉइल में भी मैग्नेट फील्ड्स लाइन के घटेगी। तो ये जो है बी लगातार क्या होता जाएगा, घटती जाएगी, ये घटती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि करंट घट रही है, तो उसकी वजह से ये मैग्नेट फील्ड्स लाइन भी घटती जाएंगी। तो मैग्नेट फील्ड चाहे बढ़े चाहे घटे, फ्लक्स में तो चेंज आता है। कॉइल में मैग्नेट फील्ड्स लाइन बढ़ने से भी फ्लक्स में चेंज, घटने से भी फ्लक्स में चेंज आता है। तो इसके लगातार मैग्नेट फील्ड के घटने से ये जो फ्लक्स है इसमें लगातार चेंज आएगा। तो इसके कारण ये जो है कॉइल के सेकेंडरी कॉइल के टर्मिनल पर फिर से
एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ जो जनरेट होता है वो फ्लक्स परिवर्तन से होता है, चाहे वो फ्लक्स परिवर्तन फ्लक्स रेखा के घटने से हो या सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स रेखा के बढ़ने से हो, फ्लक्स में चेंज आना चाहिए। तो फ्लक्स चेंज होगा तो ई जनरेट होगा, ई जनरेट होगा माइनस डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ पे जो ई जनरेट हो रहा है वो फ्लक्स लगातार घट रहा है तो ई जनरेट होते ही इसमें करंट जनरेट हो जाएगी। आई इज इक्वल टू R2। मान लीजिए श्रेणी इसकी त्रिज्या रेजिस्टेंस R2 है। इस प्रकार ये धारा प्रेरित हो जाएगी। तो धारा प्रेरित हो जाएगी तो इस प्रकार ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो आप देख रहे हैं पहली कॉइल में करंट लगातार डाउन हो रही है और लगातार घट रही है। पहली कॉइल में करंट धीरे धीरे समाप्त होने जा रही है, जीरो होने जा रही है, और सेकेंडरी कॉइल में करंट पैदा हो गई है फ्लक्स परिवर्तन के कारण और बल्ब ग्लो करने लगा है, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार ये सेकेंडरी कॉइल में जो है बल्ब जलता है, जबकि पहली कॉइल में करंट घट रही है। तो पहली कॉइल में लगातार करंट के घटते जाने से उस पहली कॉइल में मैग्नेट फील्ड्स लाइन घटती जाएंगी, जिससे पास रखी जो दूसरी कॉइल है उसमें मैग्नेट फील्ड्स लाइन घटती जाएंगी, लगातार कम होती जाएंगी, जिससे उसके बाउंडेड जो मैग्नेट फ्लक्स है वो भी घटता जाएगा, परिवर्तित होगा। मैग्नेट फ्लक्स के लगातार घटने से कॉइल के टर्मिनल पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर इसमें क्योंकि सर्किट क्लोज है तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगी और सर्किट में लगा ये बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा। तो इस प्रकार हमने ये देखा अननोन पीरियड में ये घटना। अब यहां हम लेंज का नियम लगाते हैं। तो लेंज का नियम कहता है कि ये जो करंट यहाँ पे इंड्यूस्ड होती है उसकी दिशा इस हिसाब की सेटल होती है जो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। तो यहाँ कैसे, मान लीजिए करंट ऐसे जा रही है तो इस कॉइल में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो ये साउथ पोल बनेगा और उधर का नॉर्थ पोल बनेगा। अब ये मैग्नेट फील्ड्स लाइन घट रही है तो ये करंट इस हिसाब की बनेगी कि ये घटने का अपोज करेगी, घटने का विरोध करेगी, ये घटने देना नहीं चाहिए, ये बढ़ाने की कोशिश करेगी, बढ़ाएगी तब ये उसी डायरेक्शन में फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगी, घटने देना। ये लगातार घटती जा रही है तो घट रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस होगी, वो हिसाब से होगी कि वो करंट ये फ्लक्स को घटने देना नहीं चाहेगी, उसका विरोध करेगी, उसको बढ़ाना चाहेगी तो तब बढ़ सकता है कि वो एग्जैक्ट ऐसा ही पैटर्न बने, यानी यहां पे साउथ यहां पे नॉर्थ। तो इस प्रकार इसमें करंट इस हिसाब के जनरेट होगी। आपको लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, इसमें करंट क्लॉकवाइज जा रही है इस लूप में, तो इसमें भी करंट जो है लूप में क्लॉकवाइज चलेगी। इस प्रकार धारा जो है अब क्या हो गई, जो सेकेंडरी कॉइल में जो प्रेरित धारा है, सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित धारा है वो प्राइमरी कॉइल की धारा की दिशा में प्रवाहित होती है। तो कुल मिलाकर के ये लेंज के नियम के अनुसार हमने देखा कि सेकेंडरी कॉइल में जब फ्लक्स घटने लगता है तो करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस होती है, प्रेरित होती है कि वो फ्लक्स परिवर्तन का घटने का विरोध करे। घटने का विरोध तब होगा जब वो फ्लक्स बढ़वा दे उसी दिशा में फ्लक्स बढ़ेगा तो ये इसकी तरह ये किनारा लेफ्ट साउथ और ये राइट का नॉर्थ हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें करंट ऐसे जा रही है क्लॉकवाइज तो उसमें भी करंट इस तरह से देखने पर क्लॉकवाइज होना चाहिए, यानी करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। इसमें भी लूप में क्लॉकवाइज करंट, इसमें भी लूप में क्लॉकवाइज करंट, तो करंट सेम डायरेक्शन में आ जाती है, ये लेंज के नियम के अनुसार। और आखिरकार अंततः
फाइनली जैसे ही करंट जीरो हो जाती है, करंट जीरो हो जाती है, तो ये प्राइमरी कॉइल में मैग्नेट फील्ड भी जीरो हो जाता है। मैग्नेट फील्ड जीरो हो जाता है तो सेकेंडरी कॉइल में कोई मैग्नेटिक लाइन नहीं होती, इसलिए उसमें फ्लक्स परिवर्तन भी जीरो हो जाता है। फ्लक्स परिवर्तन जीरो हो जाता है, इसलिए यहां डेल्टा पाई के जीरो होने से ये जो सेकेंडरी कॉइल में ई है वो भी जीरो हो जाता है। जब ई ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो करंट भी जीरो हो जाती है। इस प्रकार ये हमने देखा। ये तो प्राइमरी कॉइल में करंट के जीरो हो जाने से, न्यूनतम मान जीरो हो जाने से इसमें मैग्नेट फील्ड समाप्त हो जाता है। मैग्नेट फील्ड ना रहने से जो चुंबकीय बल रेखाएं वो समाप्त हो जाती हैं। सेकेंडरी कॉइल में कोई मैग्नेट रेखा नहीं होती है, तो फ्लक्स परिवर्तन जीरो। फ्लक्स परिवर्तन जीरो, इसलिए सेकेंडरी कॉइल में ये विद्युत वाहक बल भी फिनिश हो जाता है, ये भी नहीं रहता, और इसके न होने से करंट भी जीरो हो जाती है। तो ये आपने देखा अन्योन्य प्रेरण की घटना में। तो कुल मिलाकर आपने दो विचार यहाँ पे पूरे इसमें देखा लेक्चर में, कि जब करंट पहली कॉइल में बढ़ाते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स में वृद्धि होती है, करंट इंड्यूस्ड होती है फ्लक्स परिवर्तन वृद्धि के कारण, और वो लेंज नियम के अनुसार फ्लक्स वृद्धि को घटाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में बहती है ताकि फ्लक्स घटे। यानी जब इस पहली कॉइल में धारा बढ़ती है तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण सेकेंडरी कॉइल में वो जो धारा प्रेरित होती है वो प्राइमरी कॉइल में बहने वाली धारा के विपरीत दिशा में बहती है ताकि फ्लक्स में वृद्धि कम हो सके। और दूसरी बात, जब पहली कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में जब करंट घटती है तो सेकेंडरी कॉइल में फिर से फ्लक्स परिवर्तन होता है, तो अब प्रेरित धारा की दिशा प्राइमरी कॉइल की धारा की दिशा में होती है। तो कुल मिलाकर के कि प्रेरित धारा सदैव प्राइमरी कॉइल में बहने वाली धारा का विरोध करती है, कभी उसके विपरीत दिशा में बहती है, कभी उस जैसे प्राइमरी कॉइल में धारा ऐसे जा रही है तो विपरीत दिशा में बहती है। कब? जब करंट बढ़ता है तो करंट को घटने से रोकना चाहती है, और जब करंट प्राइमरी कॉइल में घट रहा होता है तो उसको बढ़ाना चाहती है, तो उसकी दिशा में बहती है। तो हर हाल में विरोध करती है फ्लक्स परिवर्तन। और ये अन्योन्य प्रेरण की घटना आपने देखी। तो किसी निकट रखी दो कुंडली में, एक कुंडली में परिवर्तित मान की धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कॉइल में फ्लक्स परिवर्तन के कारण ईएमएफ प्रेरित होता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और दूसरी कॉइल में धारा भी प्रेरित होती है जो प्राइमरी कॉइल की धारा के प्रवाह का विरोध करती है। मैं यहां पे ये लाइन जोड़ देता हूं। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तथा दूसरी कुंडली में, द्वितीय कुंडली में प्रेरित हुई धारा पहली कुंडली या प्राथमिक कुंडली की मुख्य धारा का विरोध करती है। मुख्य धारा का विरोध करती है दिशा बदल के। किसके अनुसार है? लेंज नियम से। ये किसके अनुसार है? ये बात लेंज नियम से। ये लेंज नियम से दूसरी कुंडली में जो धारा प्रेरित होती है वो प्राथमिक कुंडली की प्रेरित मुख्य धारा का विरोध करती है, अपोज करती है। अगर ये धारा बढ़ेगी तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उसको बढ़ने देना नहीं चाहेगी, उसका विरोध करेगी। अगर ये घटेगी तो उसको घटने देना नहीं चाहेगी प्रेरित धारा।
यानी पहली कुंडली में धारा बढ़ रही है तो दूसरी कुंडली में धारा जो प्रेरित होगी उसकी दिशा हिसाब की होगी कि उसको बढ़ने से रोकेगी, यानी उसके विपरीत दिशा में बहेगी। और जब प्राइमरी कुंडली में धारा घटने जा रही होती है तो दूसरी कुंडली में जो धारा प्रेरित होगी वो उसे घटने से रोकेगी, उसे बढ़ाना चाहेगी, तब उसकी दिशा में प्रवाहित होगी। यह है अन्योन्य प्रेरणा।